नमस्कार, आपको बता दें कि अमृता हॉस्पिटल ने 5 नवजात शिशुओं का उपचार कर जीवन दान दिया है। इन बच्चों का जन्म ऐसे हुआ था कि उनका जिगर, किडनियां, आंतें और पेट का हिस्सा छाती की गुहा में मौजूद थे, जिससे उनके फेफड़ों को विकसित होने का पर्याप्त स्थान नहीं मिल पाया। इस स्थिति को कंजेनिटल डायफ्रामेटिक हर्निया कहा जाता है। इनमें से 4 मामलों में हर्निया बाई ओर था, जहां उपचार की जटिलता अपेक्षाकृत नियंत्रित रही, जबकि एक मामला दाई ओर का था, जो शिशु शल्य चिकित्सा में सबसे कठिन श्रेणी में आता है। इस गंभीर मामले में बच्चे का जिगर लगभग पूरी तरह छाती में खिसक गया था और फेफड़ों का विकास अत्यंत सीमित रह गया था। जन्म के तुरंत बाद बच्चे को गंभीर श्वसन संकट में वेंटिलेटर पर रखना पड़ा। सर्जरी के दौरान डॉक्टरों ने अत्यंत सटीकता के साथ जिगर और आंतों को उनकी प्राकृतिक स्थिति में वापस स्थापित किया और डायफ्राम का पुनर्निर्माण स्थानीय ऊतकों की मदद से किया। सर्जरी के बाद की स्थिति भी उतनी ही चुनौतीपूर्ण रही, जहां नवजात को लंबे समय तक उच्च स्तरीय वेंटिलेशन, नियंत्रित दवाओं, पोषण प्रबंधन और निरंतर निगरानी की आवश्यकता पड़ी। ठीक है, मैं डॉक्टर नितिन हूँ। मैं सीनियर कंसल्टेंट एंड हेड हूँ डिपार्टमेंट ऑफ पीडियाट्रिक सर्जरी अमृता हॉस्पिटल फरीदाबाद में। हमारा मेन काम होता है कि जो रेयर कंजेनिटल एनोमलीज होती हैं उनको अर्ली हम पकड़ें और उसको ट्रीट करें। अब जैसे कि हमने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस किया जिसमें हमने कंजेनिटल डायफ्रामेटिक हर्निया को डिस्कस किया। मेरे साथ डॉक्टर हेमंत जो न्यूरोलॉजिस्ट हैं वो भी साथ में थे, क्योंकि ये बीमारी ऐसा होता है कि ये 2 विभाग का होना बहुत ज़रूरी है, न्यूरोलॉजी का और पीडियाट्रिक सर्जरी का। सबसे पहले इम्पॉर्टेंट है कि हम क्या समझते हैं इस बीमारी से। डायफ्राम एक ऐसी चीज़ है जो छाती और पेट को सेपरेट करती है, एक तरह की ऐसी झिल्ली होती है। जब इसका विकास इंट्रायूटेराइन लाइफ में गर्भावस्था में नहीं हो पाता है तो पेट के सारे ऑर्गन चले जाते हैं छाती में। सिंपल भाषा में, जब पेट के ऑर्गन छाती में चले जाते हैं तो ये फेफड़े के विकास को रोकते हैं। सेम साइड के फेफड़े का विकास तो रोकते ही हैं, ऑपोजिट साइड को भी विकसित होने से रोकते हैं। साथ ही साथ में जो धमनियाँ और शिराएं होती हैं फेफड़े की, उनको भी अफेक्ट करते हैं। प्रॉब्लम स्टार्ट होती है जब बच्चा पैदा हो जाता है। उसके बाद में क्योंकि फेफड़ा तो विकसित होता नहीं है, जो काम फेफड़े का फूलने का है, ऑक्सीजनेट करने का है, वो फेफड़ा नहीं कर पाता है, जिसके कारण डिस्ट्रेस स्टार्ट हो जाता है, सांस लेने में तकलीफ स्टार्ट हो जाती है। कई बार बच्चे को इंट्यूबेट भी करना पड़ता है, वेंटिलेटर सपोर्ट पे रखना पड़ता है। जब एक बार बच्चा स्टेबलाइज हो जाता है, मान लो अगर पल्मोनरी हाइपरटेंशन एसोसिएटेड है भी, दवाइयों से कई बार वो कंट्रोल हो जाती है। सबसे इंपॉर्टेंट काम है स्टेबलाइज करना बच्चे को, ऑपरेशन के लिए प्रिपेयर करना। एक बार वो ऑपरेशन के लिए प्रिपेयर हो जाता है, अब सेकेंड लेवल ऑफ हिंड्रेंस स्टार्ट होती है, जब एक कॉम्प्लेक्स प्रोसीजर को हमें अंजाम देना होता है। तो जो डायफ्राम ऑलरेडी पेट में नहीं बना है, हमें बेसिकली इसको बनाना है ताकि पेट के ऑर्गन्स अपनी जगह पे रहें, फेफड़ा अपनी जगह पे रहे। तो कई बार हम लोकल टिश्यूज से लेकर डायफ्राम को बनाते हैं, कई बार जो आसपास के अंग होते हैं उनके मेम्ब्रेन्स को लेकर डायफ्राम को बनाते हैं। जैसे 2 से 3 केसेस में हमने जेरोटास फेशिया, जो किडनी का भारी आवरण था, उससे लेके हमने डायफ्राम को बनाया। तो कॉम्प्लेक्सिटीज आए हमें, लेकिन एट द एंड हमने देखा कि 5 के 5 बच्चे सर्वाइव हो गए। हालांकि कुछ 2-3 बच्चों में हमें प्रॉब्लम्स फेस करने पड़े। जब हम इतने बड़े डायफ्रामेटिक हर्निया को ट्रीट करते हैं, सारे ऑर्गन जब पेट में आ जाते हैं, तो पेट का तो जो साइज़ है वो तो इतना होता नहीं है कि सारे ऑर्गन्स को अकोमोडेट कर सके। कई बार टेंशन हो जाती है पेट में, पेट टेंस हो जाता है, फीड इतना अच्छे से स्टार्ट नहीं कर पाते हैं, पेशाब बनने में प्रॉब्लम आती है। लेकिन ये सब प्रॉब्लम्स सॉल्व हो जाते हैं। यूजुअली देखा गया है कि अगर प्रॉपर एनआईसीयू का सेटअप है और आपने सर्जिकल ट्रीटमेंट दिया है, वो प्रॉपर विदाउट टेंशन सर्जिकल ट्रीटमेंट अगर दिया है, मतलब कि जो जिन टिश्यूज से हमने बनाया है उसमें इतना टेंशन नहीं आया, तो रिकरेंस का रेट बहुत कम होता है। और विद गुड फैसिलिटी रिकरेंस रेट अब जो इनिशियली 22% तक कम होके लगभग 10 से 12% ही रह गया है। ठीक है, और इसके अलावा क्या पेचीदगियाँ आ सकती हैं? फेफड़े का जो विकास है, फेफड़ा तो आराम से फूलता है, कई बार फेफड़े में इन्फेक्शन की प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, रिकरेंट रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन हो सकता है बच्चे को, लॉन्ग टर्म में स्पाइन की प्रॉब्लम्स आ सकते हैं, है ना, मस्कुलोस्केलेटल प्रॉब्लम्स आ सकते हैं, विकास में प्रॉब्लम्स आ सकते हैं। इसलिए हम बच्चे को रेगुलर फॉलोअप में रखते हैं, क्योंकि इसमें न्यूरोलॉजी की फैसिलिटी चाहिए हमें, है ना, क्योंकि बच्चे का स्टेबलाइज करना बहुत ज़रूरी है और काफ़ी टाइम में हमें इंट्यूबेट या वेंटिलेटर सपोर्ट पे रखना पड़ता है बच्चे को। एक तो वो, और एक कॉम्प्लेक्स सर्जिकल चीज़ें, और पोस्ट ऑपरेटिव हमें 2 से 3 दिन बच्चे को वेंटिलेटर पे रखना पड़ता है। तो टोटल मिला के खर्चा लगभग 3 से 4 लाख का आ जाता है। यूजुअली हम फीडिंग तीसरे से चौथे दिन स्टार्ट करते हैं। डिपेंड करता है कि कितना बड़ा डायफ्रामेटिक हर्निया हमने रिपेयर किया है, उसके साथ पल्मोनरी हाइपरटेंशन कितना सीवियर है, पेट में जब हमने अंगों को प्लेस कर दिया तो कितना टेंस पेट हो गया। एक्चुअली बहुत सारे फैक्टर हैं जिन पे फीडिंग डिपेंड करता है। मान लो अगर माइल्ड वैरायटी टू मॉडरेट वैरायटी का सीडीएच है, जिसमें रिपेयर हमें विदाउट टेंशन करना पड़ा,
पेट में इतना टेंशन नहीं आया, मसल्स रिलैक्स थे, तो उसमें हम अर्ली फीडिंग भी स्टार्ट कर देते हैं। डिपेंड्स अपॉन सो मेनी फैक्टर्स। मैं डॉक्टर हेमंत शर्मा, मैं नियोनेटोलॉजिस्ट हूँ, सीनियर कंसल्टेंट नियोनेटोलॉजी नवजात शिशु विभाग से। तो हम क्योंकि ये 5 CDH कॉन्जेनिटल डायफ्रामेटिक हर्निया, जिसके अंदर क्या होता है, डायफ्राम एक पर्दा होता है छाती और पेट के बीच में, और जो किसी कारण नहीं बनता। पेट के अंग हैं वो छाती में चले जाते हैं। जब ये छाती में चले जाते हैं तो फेफड़े को बनने नहीं देते। जब बच्चा पैदा होता है तो बच्चे को सांस लेने में फेफड़े खोलने होते हैं, पर क्योंकि छाती में अंग पड़े हुए हैं वो फेफड़े खोलने नहीं देते, और बच्चे के छाती का प्रेशर बहुत बढ़ जाता है, और बच्चे का खून जो है फेफड़ों में नहीं पहुंच पाता, जिसको कहते हैं पल्मोनरी हाइप। क्योंकि ये डिफेक्ट है, जैसे एक एक अंग बनना होता है, अब किसी कारण से वो अंग नहीं बन पाया, और जो वो अंग नहीं बना, जिसको डायफ्राम कहते हैं, तो पेट, लिवर, ये सब छाती में चले जाते हैं। यूजुअली तो ये 11-12 वीक के बाद बनना शुरू हो जाता है, और 20 वीक पे अंदाजा आ जाता है कि ये नहीं बना है। और कई बार ये डिफेक्ट छोटा होता है जो पता नहीं चल पाता, और वो लेटर ऑन 20, 25, 30, और जब पेट बढ़ रहा होता है अंदर, जब वो ऊपर घुसना शुरू कर देता है। लेवल 2 के अल्ट्रासाउंड में पता चल जाता है काफी बारी, पर काफी बार मिस भी हो जाता है कि अगर बहुत छोटा डिफेक्ट है। सी, हमको बाहर से देखना है, तो बाहर से सारी चीज इतनी नहीं हो पाती है। एवरीथिंग कैन नॉट बी प्रेडिक्टेड, इट्स जस्ट अंदाजा है। तो कई बार और डिफेक्ट भी छोटा होगा, कई बार ये होता है कि डिफेक्ट बाद में स्लाइड किया, तो सारी जगह पता करना जरूरी नहीं है। 70-80% बदल जाता है, बट 20-30% कैन बी मिस्ड। अगर सर्जरी ठीक हुई है और ट्रांजिशन हो गया, मतलब पल्मोनरी हाइपरटेंशन, जो इसके अंदर सबसे बड़ी किलर जो है पल्मोनरी हाइपरटेंशन है। अगर पल्मोनरी हाइपरटेंशन मैनेज हो गया और बच्चा डिस्चार्ज हो गया, फिर उसके अंदर लॉन्ग टर्म प्रॉब्लम नहीं रहनी चाहिए। ये शॉर्ट टर्म प्रॉब्लम है, जो होना है पहले हफ्ते, 2 हफ्ते, 3 हफ्ते में हो जाता है। अगर बच्चा पहले 10-15 दिन पार कर जाता है तो बच्चा ठीक होगा। सी, वेस्टर्न कंट्रीज में जहां पर फीटल सर्जरीज होने लगी हैं, वहां तो माँ के पेट में रहते रहते ही इसके ईसोफेगस को बंद कर देते हैं ताकि पेट फूले ना। जब पेट फूलेगा नहीं तो फेफड़े अपने आप बन जाएंगे। अभी भारत में बहुत जगह नहीं, बहुत ही रेयर कहीं पर ये सर्जरीज हो रही हैं, और सक्सेस रेट अभी ज्यादा नहीं है। तो पेट में पता चलने की वजह से बस हम ये कह सकते हैं कि उस बच्चे को अच्छी सेंटर में डिलीवर कराएं, जहां पर इमीडिएटली केयर होनी शुरू हो जाए, वेंटिलेटर इमीडिएटली आ जाए। कई बार क्या होता है, बच्चा बाहर पैदा हुआ, पता नहीं चला प्रॉब्लम क्या है, और हमने बच्चे को मुंह से हवा दे दी, जिसको सीपैप कहते हैं, और जिसकी वजह से जो छाती में अंग नहीं पहुंचे वो भी पहुंच जाते हैं। होने के बाद बच्चा रोएगा तो और बीमार होने लगेगा, हम ऑक्सीजन देंगे तो और खराब होने लगेगा, पेट बिल्कुल पिचक जाएगा, और सैचुरेशन इंप्रूव नहीं होंगी। तो उसको कहते हैं पल्मोनरी हाइपरटेंशन होने लगता है, बच्चा डिस्ट्रेस बढ़ने लगता है, सांस में तकलीफ आने लगती है। भगवान की दुआ से सारे के सारे ठीक हैं, एंड दे वर रियली डिफिकल्ट। 1 किलो 800 ग्राम वाला बच्चा जिसको सीवियर पल्मोनरी हाइपरटेंशन हो, उसकी सर्जरी करना, सर्जरी के बाद में रिकवर कराना बहुत डिफिकल्ट था। राइट साइडेड CH जिसके अंदर लिवर ऊपर चले जाए, वो बहुत डिफिकल्ट केस होता है। तो ऐसे बच्चों में हमने को इनहेल नाइट्रिक ऑक्साइड, मतलब लाफिंग गैस, ये यूज करना पड़ा, BP की दवाई देनी पड़ी। तो ये सारी चीजें बहुत डिफिकल्ट होती है इन स्मॉल चिल्ड्रन, स्पेशली वेंटिलेटर पे रखना पड़ा। सारे के सारे अभी भगवान की दुआ से ठीक है, और दे आर डूइंग गुड। अभी ऐसा भी नहीं कि वो कुछ दिन के हैं, अब वो 3-3, 4-4 महीने के भी हो गए, और बच्चे बिल्कुल ठीक है। ऑर्गन को नीचे लाया गया और उन्होंने अपने आप ही जगह बना। आंतड़ियां थी, आंतड़ी फिक्स नहीं होती है, आंतड़ी अपने आप जगह बना लेती है धीरे धीरे करके। तो जैसे पेट बढ़ेगा, साइज बढ़ेगा, आंतड़ी अपने आप अपनी जगह बना लेगी। मैसेज ये रहेगा, गेट अ गुड एंटीनेटल केयर, अल्ट्रासाउंड अच्छी जगह से कराएं, अच्छा केयर करें, और अगर लगता है कि दिक्कत आ रही है तो ऐसी जगह डिलीवरी कराएं जहां उन बच्चों की केयर हो सके। तो डोंट लूज होप, एवरीथिंग, साइंस इज इंप्रूविंग, हमारी न्यूनेटल केयर इज इंप्रूविंग, द पीडियाट्रिक सर्जरी केयर इज इंप्रूविंग। तो एक बार अगर ऐसी दिक्कत आती है तो सही डॉक्टर से मिलें, और इलाज संभव है। सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि आप हमारे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले पा सकें।